हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामधेनु पाठशाला में। बुद्धिज्म की आज हमारी 6th क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। बुद्धिज्म में हम इससे पहले काफी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में हमने स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ा था। आज हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में है क्या और ये क्या क्या शो करते हैं। पहली बात, ये क्या शो करते हैं, बुद्धा की जो लाइफ है ये उसके बारे में शो करते हैं कि बुद्धा की लाइफ में कौन कौन से मोमेंट्स बहुत ज्यादा मेन हुए और उनका क्या मायने थे बुद्धिज्म में। ठीक है, उसके बाद उनकी स्टोरी, उनके द्वारा दी गई सारी टीचिंग्स, ठीक है, उनके बारे में पेंटिंग्स के थ्रू या फिर मोरल्स के थ्रू, रिलीफ्स के थ्रू बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किया गया है। ठीक है, इसके अंदर 3 कैटेगरी मिलती है। तो पहली कैटेगरी क्या है, स्तूप, जिसको हम पूजा स्थल के रूप में देखते हैं। विहार, विहार वो है जिनके अंदर वो बुद्धिज्म के जो मानने वाले लोग थे, नन्स या जो मॉन्क्स थे, वो उसके अंदर रहते थे बारिश के मौसम में। लोग बारिश से बचने के लिए, वैसे तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेवल करते रहते थे, बट बारिश के सीजन में क्या होता था कि वो विहार में आके रहते थे और अपनी पूजा की जितनी पद्धतियां हैं वो उनको पूरा करते थे। ठीक है, चैत्य भी एक टाइप का पूजा स्थल है जिसके अंदर एक छोटा सा स्तूप पाया जाता था। वो आगे हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन में। अच्छा, बुद्धिज्म के जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर जो राजा अशोक, किंग अशोक है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। मोस्टली जितने भी बड़े और पुराने जितने भी आपको स्तूप या विहार मिलेंगे वो अशोक द्वारा बनाए हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्तूप। स्तूप आखिरकार है क्या? स्तूप एक क्या है, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक गुंबद है जिसको ईंटों और लकड़ी से बनाया जाता था। ठीक है, ईंटों, स्टार्टिंग में हमें ये जो बाहर की वेदिका होती है या बाहर की बाउंड्री होती है, गेट होते हैं, वो हमें कहीं कहीं लकड़ी के भी मिलते हैं और कहीं कहीं वो ईंटों के भी मिलते हैं। ठीक है, स्तूप का इस्तेमाल कैसे किया जाता था? स्तूप का इस्तेमाल जो बुद्धिज्म में जितने भी प्रकार के रिचुअल्स होते थे या फिर कोई इवेंट है, कोई पूजा है, आज कोई स्पेशल समारोह करना है, तो उसके लिए आप स्तूप का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, हमारी इंडिया में जो ओल्डेस्ट है वो कौन कौन से, कहाँ मिलते हैं? पहला सांची में मिलता है, फिर सारनाथ में मिलता है, फिर बारहुत में मिलता है और एक अमरावती में मिलता है। ठीक है, ये 4 प्लेसेस है जहां पे हमारे सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट स्तूप मिलते हैं। तो एक एक करके एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सांची के स्तूप के बारे में। ठीक है, सांची कहाँ पे है? सांची हमारा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसका ये क्या है, इंडिया का ओल्डेस्ट स्टोन स्तूप है। ठीक है, पत्थर से बना हुआ सबसे पुराना, पुराना है बट पत्थर से बना हुआ सबसे पुराना। ठीक है, इसे किसने बनाया था? अशोक ने, मैंने बता दिया, 3rd सेंचुरी में इसे बनाया गया था। ठीक है, इसके अंदर ये हर्मिका होती है। देखिए, ये जो इसके ऊपर का टॉप है, इसके अंदर बुद्धा के अवशेष रखे गए थे। ठीक है, इसके अंदर अवशेष रखे गए थे। तो और इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस ऑफ अ स्तूप, मतलब एक सेंटर पॉइंट बोलते हैं हम स्तूप का। ठीक, इससे आगे क्या है? सारनाथ के, सारनाथ का स्तूप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारनाथ का स्तूप, इसमें भी वही है कि इसके टॉप में, ये जो यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे इनके बुद्ध भगवान के अवशेष रखे गए थे। इसे बनवाया अशोक ने था, बट जब ये क्षीण हो गया, ये जब टूट गया या फिर इसकी बाउंड्रीज टूट गई, तो इसका जीर्णोद्धार गुप्ताज के टाइम में किया गया था। ठीक है, इसको धार्मिक स्तूप भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा धार्मिक का स्तूप, तो वही स्तूप सारनाथ का स्तूप भी कहलाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बुद्धिज्म में? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि बुद्ध भगवान ने सबसे पहला जो अपना जो भाषण दिया था, जो अपनी टीचिंग्स दी थी अपने पहले 5 ब्राह्मण भक्तों को, वो यहाँ पे दी थी। और 8 फोल्ड पाथ, जो अष्टांगी मार्ग था, उसके बारे में भी उन्होंने सारनाथ में ही बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया? अशोक ने बनवाया, इसका जीर्णोद्धार गुप्तास के टाइम में हुआ। इसे धार्मिक स्तूप भी कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट सीमन यहाँ पे हुआ था और उसके बाद यहाँ पे 8 फोल्ड पाथ, मतलब अष्टांगी मार्ग भी यहीं पे बताया गया था। उसके बाद आते हैं भारहुत के स्तूप पे। ये भी हमारे अशोक के टाइम पे ही मिला था। भारहुत भी आपका एमपी में ही है और इसका टाइम पीरियड भी 3rd सेंचुरी ही है। ठीक है,
इसके अंदर एक चीज है कि पहली बात तो ये खत्म हो चुका है, ठीक है, मतलब इसके कोई ज्यादा अवशेष हमें नहीं मिलते हैं भारहूत में। इसकी जितनी भी चीजें हैं उन्हें म्यूजियम में लाके रख दिया गया है, ठीक है। इसके जितने भी अवशेष हमें मिलते हैं उनसे हमें पता लगता है कि यहाँ पे जातक कथाएं वो होती हैं जो आपको समाज में फैली होती है, जिन्हें गा के एक्सप्लेन करते थे हमारे पूर्वज, मतलब हमसे बड़े दादा परदादा जो थे वो उन्हें गा के उसे एक्सप्लेन करते थे। तो उन्हें क्या बोलते हैं, जातक कथाएं, जो समाज में बहुत रूप से फैली हुई हैं और उनका पिक्चराइजेशन इसकी दीवारों पे, इसके गेटों पे, इसकी बाहर की रेलिंग पे किया गया था, ठीक है। फिर इसके अंदर जब ये अशोक ने बनवाया, अशोक के बाद इसके अंदर कुछ आर्ट्स, पेंटिंग्स, गेट्स और रेलिंग्स भी बाद में ऐड की गई, ठीक है। अशोक के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ स्तूप बनवाया गया था। बाहर की जो आर्ट, पेंटिंग, गेट्स या फिर ये जातक कथाएं हैं, ये बाद में इसके अंदर ऐड की गई। फिर आते हैं हम अमरावती के स्तूप पे। अमरावती के स्तूप में एक चीज क्या है कि ये समकालीन, अशोक के समकालीन तो है, कि मतलब जब अशोक थे और अशोक ने अपने सारे स्तूप बनवाए थे, ये उसके समकालीन तो है, बट इसके फाउंडर का कोई नाम हिस्ट्री में हमें नहीं मिलता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है ये, ठीक है, आंध्र प्रदेश रीजन में लार्जेस्ट स्तूप है ये, और इसे महाचैत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो महा का मतलब क्या हो गया, महा मीन्स बहुत बड़ा, ठीक है, और चैत्य मीन्स अभी हमने पढ़ा था जिसके अंदर मॉन्क्स रह भी सकते थे और एक पूजा स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो इसे क्या कहते थे, महाचैत्य भी बोलते थे। उसके बाद इसके अंदर कुछ चीजें और भी हैं। सबसे पहले इसको ब्रिक से बनाया गया था, मतलब ईंटों से बना हुआ है ये ऑलरेडी। उसके बाद जब ये इसका जीर्णोद्धार हो गया, ये खत्म हो गया, उसके बाद इसके जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने क्या किया, इसकी बाहर की जो भी लेयर्स थी उनको लाइमस्टोन, उनको चूना पत्थर से कवर किया गया, ठीक है, उनकी स्लैब्स लगाई गई चूना पत्थर की, जिससे इसको मजबूती मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले अमरावती ये सबसे बड़ा स्तूप है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद इसे महाचैत्य के नाम से जाना जाता है। इसके फाउंडर का हमें नाम नहीं पता है, पर ये समकालीन है अशोक के, ठीक। उसके बाद है स्तूप। स्तूप आखिरकार दिखते कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये सामने आप देख रहे हैं कि स्तूप ऐसा दिखता है, ठीक है। एक एक चीज करके पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो स्टार्टिंग ऊपर से करते हैं। स्तूप ऊपर से ये जो आप देख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं छत्र। जैसे आप किसी भगवान के ऊपर छाता लगा के ले जाते हैं तो छत्र बोलते हैं उसे, तो इसे बोलते हैं छत्र, ठीक है। अब ये तीन है तो इसे छत्रावली बोलते हैं। इनकी संख्या 3, 5, 7 तीन संख्याएं हो सकती हैं, या तो ये 3 होंगे, या फिर ये 5 होंगे, या फिर ये 7 होंगी, ठीक है। ये 3 कैटेगरी इसके अंदर आती है छत्रावली के अंदर। उसके बाद ये जो इनके बीच में, छत्रों के बीच में आप डंडी देख रहे होंगे, तीनों सेपरेट हैं एक एक डंडी से। इसे क्या बोलते हैं, इसे यस्ती बोलते हैं, ठीक है, इसे यस्ती बोलते हैं। यस्ती के नीचे आप एक ये रेक्टेंगुलर टाइप में प्लेटफॉर्म देख रहे होंगे, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हर्मिका। इसी के अंदर यदि आप किसी का अवशेष रखते हैं, गौतम बुद्ध का अवशेष रखते हैं या फिर किसी मॉन्क का अवशेष रखते हैं, तो वो इस हर्मिका के अंदर ही दिखता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको हर्मिका पे एक ये प्लेटफॉर्म टाइप का नहीं मिलेगा। ये जो सीधे लाइन है आपकी यहाँ पे, जहाँ पे ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, यहीं पे सीधा सीधा अवशेष रख दिए जाते थे या फिर कोई कलश रख दिया जाता था, तो इसे भी हर्मिका ही कहेंगे। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो भी हम इसे हर्मिका ही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये गोल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो आपको डोम टाइप में स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं अंड, ठीक है। इस गोले को हम पूरे को बोलते हैं अंड। उसके बाद हम आते हैं ये ड्रम लाइक स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर ये डोम रखा गया है, ठीक है, ये डोम रखा गया है, इसे हम बोलते हैं मेहंदी, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मेहंदी, ठीक। उसके बाद आप स्तूप से नीचे उतरेंगे। ये जो दो आप सीढ़ियां देख रहे हैं नीचे उतरने के लिए, इन्हें हम सोपान बोलते हैं। हिंदी में वैसे भी हम सीढ़ी को सोपान बोलते हैं, तो यहाँ पे भी हम सोपान ही बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप
आपको जैसे हम मंदिरों में प्रदक्षिणा करते हैं, मतलब हम परिक्रमा करते हैं, वैसे यहाँ पे 2 प्रदक्षिणा पथ हैं। एक तो है इस मेहंदी अंड के बाद इस मेहंदी के बीच में जो एक प्लेटफॉर्म आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। और एक जब आप इन सीढ़ियों से नीचे उतर जाएंगे तो एक जगह आएगी, उसे भी हम प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे उतर आए हैं, तो नीचे उतरने के बाद ये जो गेट है, ये जो ऐसे करके ये गेट है, इसे हम तोरण बोलते हैं। ठीक है, तोरण के ऊपर ये जो आप छोटे छोटे डिब्बे देख रहे हैं या फिर ये कुछ भी मूर्तियां सी देख रहे हैं, इन्हें हम रिलीफ बोलते हैं। इन्हीं पे वो जातक कथाएं और पेंटिंग्स, बुद्धा की लाइफ टीचिंग्स, उनको पिक्चराइज किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये चारों तरफ की जो बाउंड्री है, यहाँ तोरण से शुरू होके और जो चारों तरफ आपकी बाउंड्री जाती है, इसे हम वेदिका बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, वेदिका। वेदिका पे भी ये जो पिक्चराइजेशन है, ये जो पिक्चराइजेशन अभी हमने देखा कि कथाओं का जो पिक्चराइजेशन है वो तोरण पे ज्यादा मिलता है, पर कहीं कहीं स्तूपों पे ये वेदिका पे भी मिलता है आपको। ठीक है, और ये तोरण आपके क्या है, ये चारों तरफ होते हैं, चारों दिशाओं का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो पहला ये रहा आपका सेंटर, फिर उसके बाद दूसरा, ठीक है, और एक ये थर्ड यहाँ पे दिखाया गया है, एक इसके पीछे फोर्थ, तो 4 हैं, चारों दिशाओं को रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये। ठीक है, उसके बाद आप ये बीच में एक स्तंभ देख रहे हैं, इसे हम नॉर्मली स्तंभ बोलते हैं। कहीं कहीं पे इनकी संख्या 5 और 7 भी मिलती है, अकेले भी मिलते हैं और 5 और 7 भी इनकी जो भी संख्या है वो मिलती है। ठीक है, यही स्तंभ जो अशोक की लाट है, ये वही स्तंभ है जो सांची के स्तूप में स्तंभ था और हमने आज अपने लिए अपना लिया है। ठीक है, यही स्तंभ है वो अशोक वाला। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। छत्र और छत्रावली, यष्टि, फिर हर्मिका, स्तंभ, प्रदक्षिणा पथ हमारे यहाँ 2 होते हैं, एक मेहंदी के पास और एक नीचे, फिर देन उसके बाद वेदिका, तोरण, और इस पूरे गोले को, ये जो पूरा गोला है, इसे हम क्या बोलते हैं, अंड बोलते हैं। ठीक है, और मेहंदी जो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये अंड बना हुआ है, सोपान, नॉर्मली हमें पता है कि सोपान सीढ़ियां होती हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। कल हम चैत्य और विहार को कवर करेंगे। सो बाय, टेक केयर।